हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल सिमेट्री। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो क्रिस्टल सिमेट्री है वो क्या होता है। यहाँ पर हम ऑपरेशन और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सिमेट्री ऑपरेशंस इज द वन विच कैरीज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनटू इटसेल्फ, that is leaves the crystal and its environment invariant। सिमेट्री ऑपरेशन हम उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो इट्स सेल्फ की तरफ जाता है, यानी कि क्रिस्टल और उसके इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस नहीं आता, वो इन्वायरेंट होता है। सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है और उसको हमने 90 डिग्री रोटेट किया तो जो है हमें स्क्वायर ही मिलेगा और उसके इन्वायरमेंट में भी कोई चेंजेस नहीं होगी, तो उसे हम कहेंगे सिमेट्री ऑपरेशन। इवन आफ्टर रोटेशन स्ट्रक्चर वही रहेगा, उसी को हम सिमेट्री कहते हैं ना। हम सपोज करते हैं एक रेक्टेंगल को और उसे 90 डिग्री रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमें जो है कुछ ऐसा फिगर मिलेगा जो कि पहले के जैसा नहीं है, तो ये जो है एक सिमेट्री ऑपरेशन नहीं हुआ। फिर उसके बाद सिमेट्री ऑपरेशन अबाउट अ पॉइंट और लाइन। सिमेट्री ऑपरेशन अगर हम किसी पॉइंट पर करें या किसी लाइन पर करें तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पॉइंट ग्रुप सिमेट्रीज। और अगर हम इस पॉइंट ग्रुप सिमेट्री पर जो ट्रांसलेशन ऑपरेशन है उसको भी ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, हमने कोई ऑपरेशन किया किसी पॉइंट पर, सपोज उसको रोटेट कर लिया, उसके साथ उसको हमने ट्रांसलेट भी किया तो हमें मिलेगा स्पेस ग्रुप सिमेट्रीज। लेकिन आज हम जो है पॉइंट ग्रुप सिमेट्रीज के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वो बुक में दिया है। अब स्पेस ग्रुप सिमेट्री उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पेस ग्रुप सिमेट्री। एलिमेंट्स उस क्रिस्टल में कुछ प्रॉपर्टीज होगी, एलिमेंट्स होगी जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी दिखाएगा स्पेस ग्रुप सिमेट्री वाला। तो वही डिफरेंस है एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन में। अब ये जो पॉइंट ग्रुप सिमेट्रीज है जहाँ पर ऑपरेशन हम किसी पॉइंट पर या लाइन पर करते हैं वो जो है अलग अलग टाइप्स का होता है, और वो टाइप्स जो है मैंने यहाँ पर लिखा है। एक है हमारा रोटेशन, रोटेशनल सिमेट्री आता है, ठीक है। दूसरा है हमारा इन्वर्जन, और उस पॉइंट पे जहाँ पर हमें इन्वर्जन नज़र आए उसे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। एलिमेंट्स की अगर बात करें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हम उस जगह को, पॉइंट को या लाइन को कहते हैं जहाँ पर इन्वर्जन होता है। और तीसरा टाइप है हमारा रिफ्लेक्शन। तो ये जो सिमेट्री है वो तीन टाइप का होता है, एक होता है रोटेशन, दूसरा होता है इन्वर्जन और तीसरा होता है रिफ्लेक्शन। रोटेशन में क्या होगा, जब हम इस सर्कल को रोटेट करेंगे किसी एंगल के थ्रू तो हमें वही सर्कल मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम रोटेट करें तो वही सर्कल आएगा, यहाँ से रोटेट करें तो वही सर्कल आएगा। सपोज करते हैं हमने जो है इस सर्कल को रोटेट किया एंगल फाई, तब भी हमें सर्कल ही मिलेगा, तो इस सर्कल का क्या है, रोटेशन सिमेट्री है। नाउ ये जो 7 जैसा फिगर है उसको अगर हम उल्टा करेंगे तो L मिलेगा हमें, तो ये दोनों जो फिगर है वो क्या दिखाएगा, वो जो है इन्वर्जन दिखाएगा, इन्वर्जन सिमेट्री दिखाएगा। इन्वर्जन मीन्स उल्टा कर सकते हैं, जिसको हम बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो L को हम उल्टा कर सकते हैं, 7 बन जाएगा, तो ये जो है इन्वर्जन सिमेट्री दिखाता है। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन सिमेट्री आता है। आपको पता होगा रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। यहाँ पर मिरर इमेजेस होगी। अगर हम इस हिस्से को, ये जो घर जैसा शेप है, एक लाइन से डिवाइड करेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, और जो दोनों हाफ है वो एक दूसरे के इमेजेस जैसे हमें नजर आएंगे। यानी कि मिरर इमेज में क्या होता है, हमारा लेफ्ट साइड जो है वो हमें राइट नजर आता है मिरर में, राइट साइड जो है वो लेफ्ट नजर आता है। यहाँ पर भी वही होगा। फॉर एवरी पॉइंट पोजिशन R देयर इज अनदर पॉइंट एट -R। ये हमारा सेंटर ओरिजिन है। ये जो पॉइंट है जो कि पोजिशन R पर है, उसके लिए एक पॉइंट होगा जो कि पोजिशन -R पर है। यानी कि ये अगर हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव एक एक्स एक्सिस भी लाई करेगा। और उसी तरीके से यहाँ पर ऊपर एक पॉइंट है जो कि पोजीशन R पर है, तो नीचे भी एक पॉइंट होगा जो कि पोजीशन R पर होगा, डायरेक्शन उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है।
यहाँ पर ऊपर जब आता है तो प्लस, नीचे माइनस आता है, हमें पता है वाई एक्सिस में। और उसी तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका पोजीशन आर है, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट है जिसका पोजीशन माइनस आर है। उसी तरीके से हर पॉइंट के लिए इस फिगर में एक दूसरा पॉइंट होगा जो कि उससे सेम डिस्टेंस पर होगा ओरिजिन से, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर वो पोजीशन आर पर प्रेजेंट है तो वो भी आर पर प्रेजेंट होगा, लेकिन नेगेटिव आर, डायरेक्शन उसका ऑपोजिट होगा। अगर कोई ऐसा बिहेवियर दिखाता है तो हम कहेंगे इसका इन्वर्जन सेंटर है और ये इन्वर्जन दिखाएगा। अब रिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा? रिफ्लेक्शन के लिए एक लाइन होगा या एक प्लेन होगा जो कि हमारे फिगर को, हमारे क्रिस्टल को, जो कि किसी भी शेप में है, डिवाइड करेगा दो इक्वल हाफ्स में, मिरर इमेजेस में। और वो दोनों हाफ जो है वो एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। सपोज ये हमारा ए है, अगर हम इसको एक लाइन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है वो सेम है, इक्वल हाफ है और एक दूसरे का मिरर इमेज हमें नजर आ रहा है। और उसी तरीके से ये ओ है, अब ये जो हिस्सा और ये जो हिस्सा है वो सेम है और एक दूसरे का मिरर इमेज हमें नजर आ रहा है। बी को अगर हम दो हिस्से में पार्ट करेंगे तो ये जो दो हिस्सा है वो एक जैसा नहीं दिख रहा, मिरर इमेज जैसा नहीं दिख रहा, तो ये जो है रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं दिखाता है। मिरर में क्या होता है, लेफ्ट साइड राइट पर और राइट साइड लेफ्ट पर हमें नजर आता है। नाउ रोटेशन को समझने के लिए हम 4 लेटेस्ट पॉइंट को कंसिडर करेंगे, ABCD। अब यहाँ पर हम जो है रोटेशन का फोल्ड निकालेंगे। रोटेशन में n फोल्ड रोटेशन करके एक कॉन्सेप्ट आता है, उसी को हमें निकालना है। अब यहाँ पर 1 2 ऐसे आता है, 1 फोल्ड रोटेशन, 2 फोल्ड रोटेशन। इसका मतलब है कितनी बार अगर हम रोटेट करेंगे इस फिगर को तो हमें जो है वही सेम इनिशियल वाला फिगर मिलेगा। और हम सपोज करते हैं कि जो रोटेशन एंगल है वो है हमारा फाई। ना हम दो लेटेस्ट पॉइंट को भी कंसिडर कर लेते हैं। एक लेटेस्ट पॉइंट है हमारा P और जो दूसरा लेटेस्ट पॉइंट है वो है हमारा Q। पहले हम इस ABCD वाले लेटेस्ट को कनेक्ट करते हैं, P और Q वाले लेटेस्ट पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, लेटेस्ट पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम AB को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल फाई घुमाएंगे तो हमें लेटेस्ट पॉइंट P मिलेगा, और उसी तरीके से CD को अगर हम एंगल फाई घुमाए तो हम लेटेस्ट पॉइंट Q की तरफ पहुंच जाएंगे। ये जो AB डिस्टेंस और BP डिस्टेंस है वो दोनों T के बराबर होगा। T यहाँ पर ट्रांसलेशन वेक्टर है, दोनों T के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन मतलब हमने उसको बनाया ही ऐसे है कि AB और BP इक्वल आए। स्केल्स का यूज करके हमने खुद बनाया है AB और BP को इक्वल। ट्रांसलेशन वेक्टर हम तब यूज करते हैं जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हो। और उसी तरीके से यहाँ पर CD और CQ इक्वल होगा। नाउ यहाँ पर हम B से एक परपेंडिकुलर लाइन लेकर जा सकते हैं, C से भी, तो RS हमें मिलेगा। अब यहाँ पर जो है एंगल फाई है और ये है एक Z फिगर, तो Z एंगल, Z के जो कोनों में एंगल होता है वो इक्वल होता है, नीचे वाला फाई है तो ये भी फाई होगा। इसे हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं ना, कमेंट में बताओ। तो ये जो एंगल है वो फाई होगा। नाउ हम यहाँ पर कोस फाई निकालेंगे। कोस फाई जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होगा। बेस यहाँ पर PR है तो उसको हम लिखेंगे और हाइपोटेनस यहाँ पर PB है, और जो PB होगा वो जो है T के बराबर आएगा। तो PR डिवाइडेड बाय T हम लिखेंगे, तो यहाँ पर जो PR है वो बराबर होगा T कोस फाई के। तो ये जो पोर्शन है वो है हमारा T कोस फाई, ये जो है वो T है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हमें ट्रांसलेशन वेक्टर T लगेगा। अगर हम मैग्नीट्यूड को कंसिडर करेंगे तो सिर्फ T आएगा, और
इन अ सिमिलर वे जो एस क्यू है वो टी कोस फाई के बराबर आएगा। कोस फाई निकालना है यहाँ पर, ये जो एंगल एस क्यू सी है उसमें हमें, तो यहाँ पर ये जो पी क्यू वाला रीजन है वो भी तो किसी ट्रांसलेशनल वेक्टर से बना हुआ होगा, वो भी तो एक एक्स एक्सिस में है, लेकिन ये जो है टी के बराबर नहीं है। ये जो दो पॉइंट्स है वो बहुत दूर है, जो नॉर्मल टी है ए और बी में जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में, तो टी का ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एनी इंटीजर इनटू टी जो है वो हमें पी क्यू दे सकता है, तो एम टी जो है वो हमें पी क्यू देगा। ये टी है, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा है ना, तो एनी इंटीजर इंटू टी जो है वो हमें पी क्यू देगा। अब हमें ये भी पता है इस फिगर में से कि जो पी क्यू है वो पी आर डिस्टेंस प्लस आर एस डिस्टेंस प्लस एस क्यू डिस्टेंस के बराबर आता है। पी आर का वैल्यू हमें पता है टी कोस फाई, पी क्यू को एम टी हमने माना था, एम टी के वो बराबर आएगा, ठीक है, तो उसको भी लिखेंगे। आर एस यहाँ पर टी है क्योंकि आर एस और बी सी दोनों का डिस्टेंस सेम है, बी और सी में से वही लाइन हमने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर्स। और एस क्यू जो है वो टी कोस फाई के बराबर है, टी का साइड चेंज करेंगे तो माइनस टी बन जाएगा, टी कोस फाई टू टी कोस फाई बन जाएगा। एम टी माइनस टी में टी कॉमन है तो ब्रैकेट के अंदर एम माइनस वन बच जाएगा, टी और टी हो जाएगा कैंसल, एम माइनस वन जो है वो टू कोस फाई के बराबर आएगा। तो इससे हमें पता चला कि जो कोस फाई है वो बराबर आता है एम माइनस वन डिवाइडेड बाई टू के। अब m माइनस वन जो है वो भी एक इंटीजर होगा क्योंकि m इंटीजर है, इंटीजर माइनस वन विच इज इंटीजर जो है वो एक इंटीजर देगा। हम सपोज करते हैं m माइनस वन जो है वो n इंटीजर के बराबर है, तो कोस फाई जो है वो n अपॉन टू के बराबर आएगा। अब हमें पता है कि जो कोस फाई है उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है और उसका सबसे कम वाला वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 है। हमें पता है कि जो कोस फाई है वो n अपॉन टू के बराबर है, तो यहाँ पर n जो है वो -2 और 2 के बीच में आ सकता है। कैसे? अगर हम यहाँ पर -2 लगाएंगे, -2 डिवाइडेड बाई 2 -1 आ जाएगा विच इज मिनिमम वैल्यू, और +2 लगाएंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा विच इज मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जितने भी इंटीजर्स है वो n का वैल्यू होगा, क्योंकि n एक इंटीजर है ना, तो -1 0 और 1 भी आएगा क्योंकि -2 और 2 के बीच में -1 0 और 1 भी आता है। बाकी बहुत सारे नंबर्स आता है लेकिन n एक इंटीजर है, तो n की जगह पर ये 5 वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, और जब हम n की जगह पर ये 5 वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें कोस फाई का वैल्यू मिल जाएगा। और n फोल्ड जो है 360 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर आता है। कोस फाई का वैल्यू मिल गया तो 5 भी मिलेगा, और फिर उसके बाद हमें n मिलेगा। n फोल्ड रोटेशन जो आता है, कितने बार रोटेट करेंगे तो सेम सिमेट्री आएगा, वो हमें मिलेगा। तो बुक में क्या लिखा है कि सारे जो क्रिस्टल जो कि सेम ही सब्सटेंस से बने हुए हैं उसका जो एंगल है करस्पॉन्डिंग फेसेस का, उसका वैल्यू सेम होगा। जो पैरेलल फेसेस होता है हमारे क्रिस्टल का, उसका एंगल सेम होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसमें एक रेगुलरिटी है, उसमें एक ऑर्डर है। अगर बाहर ऑर्डर है तो अंदर भी ऑर्डर होगा, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में रेगुलरिटी है, इसका मतलब हुआ कि इंटरनल स्ट्रक्चर भी रेगुलर होगा। तो जो सिमेट्री है वो एक पावरफुल टूल है इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए क्रिस्टल का। बाहर जो एंगल्स है वो सेम है कि नहीं फेसेस के बीच में, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जो हमें बाहर से चीजें नजर आती है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है इंटरनल स्ट्रक्चर को पता करने के लिए। तो ये जो सिमेट्रीज या सिमेट्री एलिमेंट्स है जो कि हमारे क्रिस्टल के पास होगा, वो सिमेट्री ऑपरेशन हमें बताएगा। कैसे सिमेट्री एलिमेंट इसके पास है वो हमें सिमेट्री ऑपरेशन के थ्रू पता चलेगा। अ सिमेट्री ऑपरेशन इज वन व्हिच कैरीज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनटू इटसेल्फ। सिमेट्री ऑपरेशन वो है जो कि क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को उसी स्ट्रक्चर में लेकर जाएगा, यानी कि क्रिस्टल और उसके इन्वायरमेंट को इनवेरिएंट बनाएगा, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस
एक्सिस नहीं आएगा। अगर बॉडी जो है वो अपना इनिशियल पोजीशन ले ले किसी ऑपरेशन के बाद, जैसे कि सपोज रोटेट हमने किया, उसके बाद वो अपना इनिशियल पोजीशन ले ले, तो हम कहते हैं कि उसका सिमेट्री है करस्पॉन्डिंग टू दैट ऑपरेशन, उस ऑपरेशन से रिलेटेड। अब सिमेट्री ऑपरेशन जो है हमने एक लाइन पर किया या एक पॉइंट पर किया, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ग्रुप सिमेट्रीज कहेंगे, ठीक है। एंड इफ ट्रांसलेशन इज ऑल्सो एडेड, एंड अगर हम यहाँ पर ट्रांसलेशन भी ऐड करें, ट्रांसलेशन में रियल मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरे जगह पर, उसको भी ऐड करें आगे वाले टर्म के साथ, पॉइंट ग्रुप सिमेट्री के साथ, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, रोटेट भी करे आगे की तरफ लेकर जाए, तो हमें मिलेगा स्पेस ग्रुप सिमेट्री एलिमेंट्स। लेकिन आज हम करेंगे पॉइंट ग्रुप सिमेट्रीज। ट्रांसलेशन ऐड करने पर स्पेस ग्रुप सिमेट्री वो बन जाता है। तो डिफरेंट पॉइंट ग्रुप सिमेट्री एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर दिया है। कितने हैं पॉइंट ग्रुप सिमेट्री के एलिमेंट्स? 3 है। एक है रोटेशन, दूसरा है इन्वर्जन और तीसरा है रिफ्लेक्शन। अब इन्वर्जन दिखा रहा है तो उसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर लिखा है। अगर बॉडी में कोई भी चेंजेस ना आए उसके शेप में, रोटेशन के बाद एंगल फाई हमने रोटेट किया, सपोज फाई को हम क्या कहेंगे, फिर उस एंगल को थ्रो ऑफ एन एक्सिस कहेंगे। क्या? थ्रो ऑफ एन एक्सिस। तो बॉडी जो है वो रोटेशनल सिमेट्री दिखाता है। अगर क्रिस्टल जो है वो अपना आइडेंटिटी रखे रोटेट करने पर 360 डिवाइडेड बाय n अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस पर, ठीक है, 360 डिवाइडेड बाय n, तो हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल का n फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री है कहते हैं। इसको मैं यहाँ पर कॉपी पर समझा देती हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। ये स्क्वायर फिगर हम ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। अगर हम इस स्क्वायर को 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमें स्क्वायर ही मिलेगा, फिर 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो स्क्वायर आएगा। तो ये एक फोल्ड हो गया, एक बार रोटेट किया, दूसरी बार रोटेट किया तो 2 फोल्ड हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम इस स्क्वायर को फिर से एक बार 90 डिग्री अगर रोटेट करें तो हमें जो है क्या मिलेगा, स्क्वायर ही मिलेगा। ऐसे करके हमें 360 डिग्री के पास चले जाना है, ठीक है। पूरा 360 रोटेट कर लेना है। 360 का मतलब 0 डिग्री होता है। फिर उसके बाद फिर 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो स्क्वायर ही हमें मिलेगा। ये टोटल हो गया 360 डिग्री, ठीक है। 360 हमें टोटल डिग्री रोटेट करना है। अब यहाँ पर हमने कितने बार इसको रोटेट किया, 4 बार रोटेट किया, तो n हमारा कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पर 4 बार हमने रोटेट किया। इसको हम फॉर्मूला का यूज करके निकालते हैं n को। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 करेंगे। एंगल कितना रोटेट किया हमने स्टार्टिंग पर, टोटल तो 360 है, 90 है ना, तो 90 से जब हम डिवाइड करेंगे 360 को तो 4 आएगा, यानी कि 4 टाइम्स अगर हम इस फिगर को रोटेट करेंगे तो हमें सेम ही मिलेगा पोजीशन। ना हम रेक्टेंगल को 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये लंबा सा रेक्टेंगल आएगा। ये जो है पहले फिगर से सेम नहीं है। फिर 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला आएगा विच इज सेम। फिर 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये रेक्टेंगल आएगा विच इज नॉट सेम। ऐसे 360 तक हमें जाना है। अब यहाँ पर हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि सिर्फ 2 ही बार रेक्टेंगल जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आता है। एन को हम फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे। टोटल एंगल है 360 डिग्री, 360 डिग्री ही हमें रोटेट करना है क्योंकि फिर उसके बाद तो 0 ही आता है, ठीक है। 360 का मतलब 0 होता है, उतना ही हम रोटेट कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय 90 डिग्री करेंगे तो 4 आएगा। रोटेट तो हमने 90 डिग्री किया ना, लेकिन क्या सेम आया फिगर? नहीं। कहाँ पर सेम आया? 2 बार 90 डिग्री करने पर, यानी कि 180 डिग्री रोटेट करने पर फिगर सेम आया, ठीक है। हमें उस एंगल को कंसिडर करना है जहां पर हमें ओरिजिनल पोजीशन मिलता है, तो 180 डिग्री आएगा। तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 18 2 36 होता है, 0 0 तो कैंसल, तो n जो है यहाँ पर 2 आएगा। तो जो रोटेशन है 360 डिवाइडेड बाय n अगर करता है तो हम कहते हैं n फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री है, और एंगल को हम थ्रो ऑफ एक्सिस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
ना हम क्या डिस्कवर करेंगे, हम जो है थ्रोस को, परमिसिबल थ्रोस का मतलब परमिटेड एंगल्स निकालेंगे रोटेशन का, जैसे कि पहले 90 डिग्री था, फिर 180 डिग्री आया रेक्टेंगल के केस में, ठीक है, उसको निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम 4 लेटेस्ट पॉइंट कंसिडर करेंगे ABCD, जो कि फिगर 1.72 में दिया है, 1 में नहीं, ठीक है। और हम सपोज करेंगे कि n फोल्ड रोटेशन सिमेट्री है, n टाइम्स रोटेट करने पर हमें सेम फिगर मिलता है, ठीक है। और रोटेशन एंगल जो है वो फाई है, और हम रोटेट जो है या तो क्लॉकवाइज कर सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। और जब हम ऐसे रोटेट करते हैं तब हमें जो है 2 नए लेटेस्ट पॉइंट मिलते हैं, P और Q, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो Q की तरफ पहुंचेंगे, और AB को अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हम P की तरफ पहुंचेंगे। ये जो एंगल फाई है हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, और हम सपोज करते हैं कि T ट्रांसलेशन वेक्टर है, यानी कि A से B की तरफ जाने के लिए हमें T वेक्टर का यूज करना होगा। एंड अगर हम मैग्नीट्यूड को कंसिडर करेंगे तो सिर्फ T आएगा, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस मायने में नहीं रहेगा। फिर उसके बाद जो डिस्टेंस है BP और CQ के बीच में वो T के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, मीन्स ऐसा कंस्ट्रक्शन के वक्त जब ये फिगर बन रहा था तभी हमने ये किया, ठीक है, स्केल का यूज करके बाय कंस्ट्रक्शन ये जो डिस्टेंस PB है वो हमने T के बराबर रखा। ऑल्सो P और Q जो है उसको हम ज्वाइन करेंगे सेम ट्रांसलेशन वेक्टर या सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ T के साथ, ठीक है। P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक इंटीजर इंटू T के बराबर आएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो हम ट्रांसलेशन वेक्टर T का यूज कर सकते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे तब हम T का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है तो एनी इंटीजर इंटू T आएगा, और वो इंटीजर है हमारा M। तो PQ जो है वो हमारा MT के बराबर आएगा। और यहाँ पर इस फिगर से हम देख सकते हैं कि जो PQ है वो PR प्लस RS प्लस SQ के बराबर है। PR का वैल्यू जो है वो हमने पहले निकाला था, वो T cos phi के बराबर आता है। इस ट्राइंगल में अगर हम cos phi निकालेंगे तो हमें PR का वैल्यू मिल जाएगा, और उसी तरीके से इस ट्राइंगल में अगर हम cos phi का वैल्यू निकालेंगे तो हमें SQ का वैल्यू मिल जाएगा। तो PR और SQ दोनों T cos phi के बराबर आता है, और RS जो है वो T के बराबर आता है। हम यहाँ पर फिगर में क्लियरली देख सकते हैं T का साइड चेंज किया है, और आगे पीछे करने पर हमें cos phi जो है M-1 डिवाइडेड बाय 2 मिलता है। अब जो M-1 है वो भी एक इंटीजर होगा, तो उसकी जगह पर डायरेक्ट हम n यूज करेंगे। cos phi का वैल्यू जो है +1 और -1 के बीच में आता है। मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 आता है, तो n का वैल्यू जो है -2 और +2 के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 और +1 हमें मिल जाएगा। तो n का वैल्यू जो है -2 -1 0 1 2 होगा, 5 ही वैल्यूज होगा n का हमारा, और उससे हमें फाई एंगल मिल जाएगा, ठीक है, जिसको हम थ्रो कहते हैं। n की जगह पर -2 लगाएंगे तो -1 आएगा, -1 पुट करेंगे तो -1/2, 0 पुट करेंगे तो 0, 1 पुट करेंगे तो 1/2, और 2 पुट करेंगे तो 1। अब cos 180 डिग्री -1 आता है तो एंगल होगा 180 डिग्री। फाई cos 120 डिग्री -1/2 आता है, cos 90 डिग्री 0 आता है, cos 60 डिग्री 1/2 आता है, और cos 360 डिग्री या 0 जो है वो 1 आता है। तो इससे हमें एंगल्स भी मिल गया। फिर n जो है वो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय फाई के बराबर आता है। फाई यहाँ पर 180 है तो 360 डिवाइडेड बाय 180 करेंगे तो 2 आएगा। फिर उसके बाद 120 से डिवाइड करेंगे 360 को तो 3 आएगा, 90 से डिवाइड करेंगे 4, 60 से डिवाइड करेंगे 6, और 360 को 360 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो जो अदर वैल्यूज है n के लिए वो होल्ड गुड नहीं करता। इक्वेशन नंबर 1.71 बाकी वैल्यूज के लिए अच्छा नहीं है, होल्ड गुड नहीं करता है, ठीक है। n का वैल्यू सिर्फ इतना ही आना चाहिए। तो इससे हमें क्लियरली नजर आता है कि जो 5 फोल्ड और 7 फोल्ड सिमेट्री एक्सिस है, यहाँ पर 5 और 7 नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमें एंगल्स और n मिल गए। फिर उसके बाद इन्वर्जन सेंटर के बारे में पढ़ेंगे।
कहेंगे, अब एक क्रिस्टल का सेंटर ऑफ सिमेट्री है या इन्वर्जन सेंटर है तब कहेंगे अगर हर लेटेस्ट पॉइंट के लिए जो कि पोजीशन R पर होगा एक दूसरा लेटेस्ट पॉइंट होगा जो कि पोजीशन -R पर है। यहाँ पर 7 के हर पॉइंट के लिए L में एक पॉइंट होगा जो कि सेम डिस्टेंस पर होगा लेकिन डायरेक्शन उसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, -R है ना, एक R है दूसरा -R है। फिर रिफ्लेक्शन सिमेट्री में क्रिस्टल को रिफ्लेक्शन सिमेट्री है तब कहेंगे जब कोई लाइन या प्लेन जो है वो क्रिस्टल को दो इक्वल हाफ्स में, एग्जैक्टली आइडेंटिकल हाफ्स, एक ही जैसा दिखने वाले हाफ्स में डिवाइड करे और वो दो हाफ्स जो है वो एक दूसरे का मिरर इमेजेस होना चाहिए। मिरर इमेजेस मींस लेफ्ट के जगह पर राइट और राइट के जगह पर लेफ्ट होना चाहिए। ठीक है, मिरर में हमें ऐसे ही नजर आता है, जो लेफ्ट साइड पर है वो राइट पर नजर आता है और जो राइट साइड पर है वो लेफ्ट पे नजर आता है, तभी हम कहेंगे कि उसका रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। और यही था आज का टॉपिक, क्रिस्टल सिमेट्री।